पहाड़ और सिसकते लोग। जी हाँ, ये हाल इस वक्त जोशीमठ के लोगों में बना हुआ है। हाल ही नहीं, दहशत की इतनी पराकाष्ठा यहाँ पे लोगों ने इस वक्त लोग जी रहे हैं कि लोग अपना हाल बता पाने में बहुत मुश्किल हालातों में जी रहे हैं। और देखिए, जोशीमठ की अगर बात की जाए तो ये वो शहर है जहाँ से चारधाम की यात्रा का पहला पड़ाव शुरू होता है और साथ ही साथ बेहद ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों में इसकी गिनती होती है। देश ही नहीं बल्कि विश्व से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। और देखिए, जो हालात इस वक्त हो रहे हैं, प्रदेश से लेकर केंद्र तक लगातार बैठकों का दौर जारी है। कुछ तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है, क्योंकि जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं उसके बाद चिंता के हालात लोगों में बने हुए हैं। जोशीमठ ही वो शहर है जो चारधाम की यात्रा का पहला पड़ाव है। जोशीमठ में ही चारधाम की यात्रा कह सकते हैं, अगर ये संकट में आएगा तो चारधाम की यात्रा भी बुरी तरह से प्रभावित होगी। और देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि 1976 से यह आशंका जताई जा रही थी कि यहाँ की भूमि बेहद कमजोर है, डायनामाइट से लगातार पहाड़ गिराए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इसकी किसी ने सुध नहीं ली और बहुत सारे सर्वेक्षण हुए, लेकिन उसके बाद भी खतरे के मुहाने पर ये तमाम चीजें आई। लगातार जमीन धंसने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और ऐसे में अब आपातकालीन बैठकों का दौर शुरू हुआ। तो जोशीमठ पर संकट यानी कि चारधाम की यात्रा प्रभावित होना और सरकार के चारधाम परियोजना पर भी ग्रहण लग सकता है। और बड़ा सवाल यह है कि क्यों खतरे में उत्तराखंड के पहाड़ आ चुके हैं, क्यों धंस रही हैं सड़कें, लोगों के घर क्यों धंस रहे हैं, क्यों ऐसे हालात अचानक कैसे हो सकते हैं? क्या सच में नहीं बच पाएगा जोशीमठ शहर? ये ऐतिहासिक धरोहर, भूवैज्ञानिकों की बात से लोगों की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। स्थितियां क्या है, आंकलन क्या कुछ किया जा रहा है, क्या अस्तित्व बचेगा या विनाश हो जाएगा? 500 से ज्यादा घरों में दरारें लगातार लोगों की चिंताएं बढ़ाती जा रही हैं और लोगों में बेहद दहशत बनी हुई है। जिस तरीके से दरारें लोग देख रहे हैं, कई लोगों ने वहां से पलायन कर दिया है और बहुत से ऐसे परिवार हैं जो पलायन की जद में आ चुके हैं, क्योंकि कभी ना कभी तो उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि स्थितियां इतनी विकराल होती जा रही है। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर आधारशिला रख चुके हैं। जब हरीश रावत की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी प्रदेश में, 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। तो बड़ा सवाल, बहुत सारी चीजें इसको लेकर, बहुत सारे आंकलन और लोगों की परेशानियां बेहद बढ़ी हुई हैं। और सवाल सरकार से यह भी है कि सरकार के पास अब ऐसे में उन लोगों के लिए एक्शन प्लान क्या है। आपको यहां यह भी बता दें कि भू धंसाव की घटना कोई 1 या 2 दिन वाली नहीं है, महीनों से भी ये स्थिति नहीं बनी, साल दर साल ये स्थितियां लगातार बनती जा रही हैं। और अब इसको लेकर जो अपडेट निकलकर सामने आया है, धंसाव के अध्ययन के लिए संयुक्त समिति का गठन किया गया है, सुरक्षा के लिए त्वरित अध्ययन का प्रस्ताव है, घटना के कारण उपायों के लिए समिति गठित की गई है, पर्यावरण, वन, जलवायु, केंद्रीय जल आयोग भी इसमें शामिल है, साथ ही साथ भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, स्वच्छ गंगा मिशन शामिल है और जो कमेटी बनाई गई है घटना के कारण और प्रभावों की जांच करेगी। और अपडेट ये भी है कि मुख्यमंत्री धामी जोशीमठ पहुंचे थे, लोगों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की, लोगों को हर संभव मदद देने का आश्वासन उन्होंने दिलाया। और सवाल यहां यह भी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इतना ऐतिहासिक महत्व, सांस्कृतिक धरोहर हमारी, और सरकारों ने इतना हल्के में से लिया। तो लगातार जमीन धंसने की घटनाओं में इजाफा देखने के बाद अब इसको लेकर सरकार इसमें एक्शन प्लान लेने की बात कर रही है, क्योंकि 150 से ज्यादा जवान भी अलर्ट मोड पर रख दिए गए हैं। 50 जवान मौजूदा समय में रेस्क्यू में लगे हैं और तमाम चीजों पर इस वक्त सरकार अपनी नजर बनाए हुए है। कल भी आपातकालीन बैठक हुई, इसको लेकर मुख्यमंत्री धामी प्रदेश से लेकर केंद्र तक बैठकों का दौर जारी है। देश के प्रधानमंत्री खुद यहां के हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट यहां पर
यहाँ पर जो पानी का अंदर अंदर रिसाव हुआ है उसके कारण से दरारें आई हैं और काफ़ी सारे घर उसकी जद में आए हैं। हमारा प्रयास सबसे पहले तो यही है कि सभी को सुरक्षित किया जाए, सबकी जान माल की सुरक्षा की जाए और जो ज़रूरी जो इंतज़ाम है वो करने के लिए हम लोग सभी प्रकार की तैयारी करी हुई है, कर रहे हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का हमारा सबसे पहला टास्क है, उस काम को कर रहे हैं। बाकी चूँकि भू वैज्ञानिक भी जो है इसमें काम कर रहे हैं, वाडिया इंस्टीट्यूट है हमारा, IIT रुड़की है, इसरो से भी बात हो रही है। सभी लोग इसमें पता लगा रहे हैं, उस पर खोज कर रहे हैं कि आखिर किस कारण से ये हो रहा है। अभी जो तात्कालिक चीज़ें हैं उनको ठीक दिशा में जाएं, लोगों को बचाव हो, लोगों की ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पर मिलें। दरकते पहाड़ और सिसकते लोग, और इसको लेकर प्रदेश से लेकर केंद्र तक बैठकों का दौर जारी है। लगातार बैठकें हो रही हैं और आपातकालीन स्थितियों पर सरकारों की नजर है। लेकिन बड़ी बात यह है, क्या एक दिन में, महीनों में ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती है? इस पर अध्ययन किए जा रहे हैं, सर्वे किए जा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ चुका है कुरुक्षेत्र में। सबसे परिचय मैं आपका करवा देती हूँ। कुरुक्षेत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीरेंद्र सिंह बिष्ट हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी से, बहुत स्वागत है वीरेंद्र सिंह। मथुरा दत्त जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के, बहुत स्वागत। और राहुल चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो से, पर्यावरण वैज्ञानिक के रूप में, बहुत स्वागत। और अजय कुमार आर्या जी मौजूद हैं हमारे साथ, भूगर्भ वैज्ञानिक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत। और देखिए, ये जो सवाल है पहाड़ से रिलेटेड, पहाड़ से संबंधित, हमारे पहाड़ रो रहे हैं इस वक्त, बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं। शुरुआत करते हैं राहुल चतुर्वेदी जी, कैसे देख रहे हैं आप इन तमाम चीज़ों को? मैम, जैसा कि मैं एक पर्यावरण से संबंधित व्यक्ति हूँ, पर्यावरण एक्सपर्ट हूँ, इन्वायरमेंट एक्सपर्ट हूँ, तो और ख़ास तौर पे हम लोग पर्यावरण प्रभाव आकलन से संबंधित तमाम सारी चीज़ों पे अध्ययन करते हैं और जानते हैं और समझते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जानते हैं और समझते हैं, और जो किसी भी जगह का एक लोकल फ्लोरा फाना और जियोलॉजिकल सेटअप होता है, जो भौगोलिक स्थिति होती है, उसके बारे में जानते हैं। मैं जहाँ तक उत्तराखंड के बारे में जानता हूँ, जितना देखा हूँ, जितना वहाँ विजिट्स के दौरान देखा हूँ, कुछ प्रोजेक्ट्स में एज एक्सपर्ट भी गया हूँ, शिमला उमला तक कई जगहों पे गया हूँ, तो मैंने जो चीज़ें देखा है वो ये देखा है कि जिस तरीके से उत्तराखंड में बहुत तेज़ी से शहरीकरण, अंधाधुंध शहरीकरण हुआ है, और कहीं ना कहीं उस पर हम कहीं ना कहीं पहाड़ की जो प्राकृतिक जो भौगोलिक स्थिति है उसको डिस्टर्ब करते हैं, और उसके इम्पैक्ट जो होते हैं, उसके प्रभाव जो होते हैं, उनका कोई कॉन्टिन्यूस स्टडी हम नहीं करते हैं। जैसे कई बार ये देखने को मिलता है कि बादल फट गया, बहुत तेज से पानी आ गया। बद्रीनाथ का हादसा सबको पता ही है कि किस तरीके से बादल फटा था, कई सारे लोग उसमें हताहत हुए थे, लोग मारे गए थे। हाँ। तो जब हम पहाड़ के जो फ्लोरा फाना होते हैं, खासतौर पर पेड़ पौधे जो होते हैं, जो ऊपर से नीचे तक आते हैं, जब हम उनको काटते हैं तो कहीं ना कहीं जो बरसात का पानी होता है उसको तेजी से नीचे आने का रास्ता मिलता है, और वो पानी कई बार परकोलेट होके या नीचे की सतहों पे भी जाता है। उत्तराखंड की पहाड़ी जो है वो कच्ची पहाड़ियाँ हैं, तो बहुत पक्की पहाड़ियाँ नहीं हैं, जिनमें मिट्टी का भी मात्रा है, गाद का मात्रा है, पत्थर भी हैं, कुछ बड़े बड़े बोल्डर्स टाइप की भी चीज़ें होती हैं। तो जब वहाँ पे पानी कहीं पे परकोलेट होता है, रिसता है नीचे नीचे, तो वो कहीं ना कहीं अंदर की प्लेटों को डिस्टर्ब करता है। एक तो सरकार को बहुत व्यापक इस पे सर्वेक्षण करवाना चाहिए, रुड़की वहाँ पे बगल में है। और इंजीनियरिंग में जब हम लोग पढ़ा करते थे तो एक होता था हिल एरिया डेवलपमेंट, पूरी इंजीनियरिंग की एक ब्रांच होती है जिसमें हिल एरिया डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है कि कैसे हम हिल्स को डेवलप करें, कैसे अगर डिन्यूडेशन हो रहा है तो कैसे एफॉरेस्टेशन फिर से वहाँ पे प्रोग्राम चलाएं, जो बहुत तेजी से मतलब ढलान वाले क्षेत्र हैं उनको हम जियो टेक्सटाइल लगा के कैसे उसको रोकें, रिटेंशन वॉल कैसे बनाएं, ठीक है। तो ये तमाम तरीके की जो मैनेजमेंट का प्रोसेस है, इसको सरकार को रुड़की से स्टडी करा के, रुड़की बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूशन अपना वहाँ पे है, IITs के बराबर का है, ठीक है। तो वो इंस्टीट्यूशन से हम स्टडी करा के वहाँ पे, और पिछले जो हमारे डेटा रहे हैं उनका भी अध्ययन करके हम ये देखें कि किस तरीके से हम आगे ऐसी त्रासदियों से बचेंगे। मेन चीज है। और अब लेकिन अब तो त्रासदी के मुहाने पर खड़ा हो चुका है ना जी सर, अब तो त्रासदी के मुहाने पर खड़ा हो चुका है। एक बार रुक कर लेते हैं बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट का। बिष्ट जी, आप सुन रहे होंगे तमाम चीजों को। इस वक्त प्रदेश में सरकार आपकी है, जो जो चीजें सर बता रहे थे, राहुल जी जो जो चीजें जिस पर प्रकाश डाल रहे थे, हुआ क्या अब तक? देखिए,
आप ये भी नहीं कह सकते कि कुछ हुआ नहीं है। जी। जो भी सरकारें राज्य में रही है उन्होंने अपने अपने शासनकाल के दौरान जो भी देवी आपदा से निपटने के लिए जो प्रबंधन था उसको मजबूत करने का काम किया, सशक्त करने का काम किया। और जब से हमारी पिछले 5-6 साल से सरकार है, हमने आपदा प्रबंधन को, SDRF को जो है सशक्त और मजबूत किया है, उसे 24/7 तैयार रखा है। और जहां तक जो हमारे ये शहर हैं जो प्राकृतिक रूप से चारों तरफ से घिरे हुए हैं, पहाड़ पर हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ हमेशा खतरा बना अच्छा, रहता ये जो है, स्थिति एकाएक लोगों के सामने आई है, 600 परिवार इसके जद में हैं, ये कैसे और कब आप लोगों को पता चला कि ये स्थितियां हैं? अचानक आई हुई वाली स्थितियां नहीं है सर। नहीं, इसकी पहले तो संभावनाएं बहुत पहले से थी। फिर 2016 में भी मालूम चला, फिर उसके बाद हमारी सरकार रही तो अभी 6 महीने से वो हल्की हल्की दरारें आनी शुरू हुई। फिर जब वो दरारें बढ़ने लगी, चौड़ी होने लगी, तो जिला प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने उसका ध्यान दिया और सरकार को अवगत कराया। तो जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में विषय आया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत वहाँ पर एक जांच दल भेजा और उसके लिए जो अपना रुड़की हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज है, IT कॉलेज है, और दूसरे हमारे जो है वाडिया इंस्टीट्यूट है, उनके वैज्ञानिकों को वहाँ भेजने का काम किया, एक उच्च स्तरीय दल बनाने का काम किया। और मुख्यमंत्री जी ने इस संबंध में बहुत इसको गंभीरता से लिया। बड़ा संवेदनशील विषय है क्योंकि जोशीमठ हमारा धार्मिक पड़ाव है और ये बहुत पहला पड़ाव है चारधाम की यात्रा का, और यहाँ पर कोई बड़ा संकट आता है वीरेंद्र जी तो सीधे तौर पर हमारी जो चारधाम यात्राएं हैं वो प्रभावित होंगी। देखिए हमारा सर, आप कह रहे हैं सरकार गंभीर है, गंभीरता तो अब नजर आई ना जब चीजें कंट्रोल से बाहर हो गई। क्यों मथुरा दत्त जोशी जी? नहीं, देखिए कंट्रोल से बाहर तो चीजें, देखिए ये आपदा है तो आपदा तो अकस्मात आती है, अचानक आती है, लेकिन प्रिकॉशंस जो लेने चाहिए थे वो हमने समय पर लिए हैं। सरकारों का भी तो आंकलन होना चाहिए ना सर, सरकारों का भी तो कुछ आंकलन होना चाहिए, चीजें होनी चाहिए। और आप बता रहे हैं कि 6 साल से स्थितियों पर नजर बनी थी, लेकिन उसके बाद भी ये स्थिति, लोग रो रहे हैं, वहां पर जो रहने वाले हैं वो रो रहे हैं, उनके पास कोई समाधान नहीं। ऐसे में मथुरा दत्त जोशी जी आपका रुख करूंगी जी। 2013 की आपदा से क्या सबक लिया हमने? अगर सरकार 2013 की आपदा से सबक लेती तो ये स्थिति नहीं बनती। विगत, आप ही मान के ये देखिए, विगत 1 माह से अधिक समय से वर्तमान में जोशीमठ में दरारें दिख रही है, घरों में पानी आ रहा है और जमीन फट रही है, जमीन धंस रही है। 1 महीने से चल रहा है। और बीरेन जी का तो धर्म है, ठीक है, उनका अपना पार्टी का धर्म है, निभाना है, सरकार को डिपेंड करना है, वो करेंगे, अच्छी बात है, उनको करना भी चाहिए। लेकिन सरकार बिल्कुल सोई रही, लोग मांग करते रहे। वहाँ के वर्तमान विधायक मुख्यमंत्री जी से समय मांगते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री ने कतई उसमें सीरियसली लिया ही नहीं उस मामले को। और अब जब ये स्थिति होगी कि बहुत ज्यादा सर से पानी निकल गया, तब जाके मुख्यमंत्री आज जा रहे हैं कि वहाँ देखने, और आज जा रहे हैं वहाँ का निरीक्षण करने। जो वहाँ के प्रभारी मंत्री जी हैं, वीरेन भाई बैठे हुए हैं, बहुत पुराने आदमी है, सज्जन आदमी है। प्रभारी मंत्री ने कोई जहमत नहीं उठाई कि वो जाके चमोली चला जाए। और जो वहाँ के जो विधायक रहे हैं, जो वहाँ के 2 बार के विधायक रहे हैं, आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने वो नहीं गए अभी तक वहाँ देखने। वो 2 बार प्रतिनिधित्व उस क्षेत्र का कर चुके, लेकिन नहीं था समय, क्योंकि इनको कोई मतलब ही नहीं है। लोग मरे, जिए, आपदा आए, सरकार तो अपने में मस्त है। वीरेंद्र बिष्ट जी, ये बताइए कि देखिए सीधा आरोप मथुरा दत्त जोशी का यही है कि समय मांगते रहे विधायक, लेकिन समय नहीं दिया मुख्यमंत्री ने। इसमें कितनी सच्चाई है, जरा प्रकाश डालिए। नहीं, देखिए सच्चाई तो ये है कि इनके प्रदेश अध्यक्ष अभी तक वहाँ नहीं गए, इनके लीडर ऑफ अपोजिशन वहाँ नहीं गए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने 14 लोगों की कमेटी बनाई, 14 लोगों की कमेटी बनाकर वहाँ चली गई है। ये तो कांग्रेस पार्टी की संवेदनशीलता दिखाई दे रही है।
प्रदेश कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष कितनी प्रदेश गंभीर है, अध्यक्ष अरे आप अब देख तो रहे कम हैं। से कम शर्म कर जाने लीजिए, लोगों की जिंदगी से जाने जुड़ा दो, सवाल है देखो, सर, जमीन हमारी दे। ऐतिहासिक लेकिन धरोहरों से सरकार जुड़ा सवाल है। एक- अब तो एक थोड़ी शर्म कर एक लीजिए, पार्टी कर रही है। अब तो सरकार राजनीतिक राजनीतिक बयानबाजी से पार्टी ऊपर कर उठकर बात कर लीजिए सर। और कांग्रेस और- अब पार्टी तो और- राजनीतिक और- बयानबाजी मत यही कीजिए अवसर कम से मिलते कम। हैं। कांग्रेस अब पार्टी तो शर्म कर लीजिए। वीरेन भाई अवसर मिलते हैं। 600 मकानों में दरारें क्या बच पाएंगे ये आशिया में? सवाल सीधा सीधा यही है। देवभूमि कहते हैं साक्षात ईश्वर वहां पर रहते हैं, मान्यताएं ऐसी हैं। एक से एक ऐतिहासिक, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, एक से एक ऐतिहासिक धरोहरें हैं यहाँ पर। नरसिंह भगवान का मंदिर है, लेकिन खतरे की घंटी है। भगवान का मंदिर है, हमारा ज्योतिर्पीठ कम से कम ऐसे मामलों पर तो राजनीति मत कीजिए ना। हम बहुत संवेदनशील है, बहुत गंभीर है। हम उसके पुनर्स्थापन के लिए, लोगों के विस्थापन के लिए काम कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार उसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री स्वयं वहां चले गए। मिश्रा आयोग बना था 1976 में, मिश्रा आयोग बना था 1976 में। उन्होंने बहुत सारी बातों का जिक्र किया और चिंता तब से सोचिए जताई जा रही है। दशकों बीत चुके हैं, क्या कोई सरकारें गंभीर रही इस पर? साल 2000 में उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ, 2 दशक देख लिए राज्य ने। देखिए, अब ये तो कांग्रेस से आप दोनों ही पार्टियों की सरकार रही, 5 साल आपकी सरकार रही, 5 साल उनकी सरकार रही। क्या किसी ने सोचा इस बारे में? SDRF को मजबूत करने का काम किया, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाने का काम किया। आपदा प्रबंधन को हमने बहुत दुरुस्त और दुरुस्त किया। आज तुरंत कॉल पर 24 घंटे, 12 घंटे के अंदर, 5 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर हमारी जो है SDRF पहुंच जाती है। तमाम तरीके के हमने उसको सशक्त और मजबूत करने का काम किया। जहां देवी आपदा आती है उसके तत्काल बाद वहां पुनर्स्थापन का काम, लोगों को विस्थापन का काम हो जाता है। हमने इस तरफ हम बढ़े हैं, हमने इसको मजबूत करने का काम किया। कांग्रेस तो हमेशा इन चीजों पर राजनीति कर रही है, उसे तो लोगों के जीवन से कोई लेना देना नहीं है। वो तो राजनीति कर रही है, घड़ियालों आंसू बहाती है, सिर्फ मीडिया अटेंशन के बने रहने के लिए उनको कुछ भी कहना है। तो ये कांग्रेस का चरित्र है। ठीक है, एक बार रुक कर लेती हूँ। अजय कुमार आर्य का भूगर्भ वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय कुमार आर्य, आप कैसे देख रहे हैं जो स्थितियां हैं? मुझे नहीं लगता कि वो 1-2 दिन वाली हैं या 1-2 महीनों वाली हैं, क्योंकि सालों से इस पर रिसर्च चल रही है और चीजें ऐसी हैं कि अब घर छोड़ने को मजबूर हुए। आप क्या वजह मानते हैं, कैसे आंकलन करेंगे अजय कुमार आर्य जी? देखिए, राजनेता अपनी राजनीतिक रोटियां इस पे जरूर सेक रहे हैं, लेकिन ये बड़ा गंभीर प्रश्न है और गंभीर मुद्दा भी है और ये बड़ी भूगर्भीय घटना भी है। अभी कुछ लोग इसको जोड़ सकते हैं कि प्रॉपर मैनर में प्लानिंग होकर के सिटी नहीं बसाई गई या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की वजह से ये हो रहा है या संभवतः पेड़ों के कटान की वजह से हो रहा है। परंतु अगर हम जोशीमठ और बद्रीनाथ एरिया के आसपास की अगर जियोलॉजी देखें तो बिल्कुल भी ये जगह मानव के रहने के लिए उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो रॉक्स हैं, जो पत्थर हैं, वो कायांतरित शैलें हैं, कमज़ोर शैलें हैं, जिसमें नाइसिक रॉक है, फिलाइट है और मुख्य रूप से जो एक हिमालयन जो एक फॉल्ट होता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, वो यहीं के पास से गुजरता है और ये उसकी तमाम ब्रांचेस होती हैं और हिमालय में फॉल्ट का एक्टिवेट होना ये निरंतर प्रक्रिया है, जिसकी वजह से अभी रिसेंट में अभी भूकंप भी आसपास के क्षेत्रों में हिमालय के महसूस किए गए, नेपाल में भी महसूस किया गया। और इस प्रकार की भूगर्भीय घटना का मैं निश्चित तौर पे कहूँगा कि सरकार ने इस पे ध्यान भगवान न नहीं करे दिया, ऐसी घटना लोग देखें, आपदा उन लोगों के सामने आए। लेकिन सर, बहुत गंभीर सवाल और बहुत दुखद सवाल भी यही है, पहलू भी है कि अगर भूकंप जैसी स्थिति आ जाती है तो क्या हाल होगा यहाँ पर? अजय कुमार आर्य। नहीं, मैं एक और चीज आपसे कहना चाह रहा था कि जब भी जमीन खिसकती है तो जो प्रकृति होती है उसके कुछ उदाहरण हमें पहले से पेश करके देखती है, जिसको जो भी मौजूदा सरकार है उसने उसको निश्चित तौर पे नजरअंदाज किया और सिचुएशन आपदा प्रबंधन तक आने दी। राहुल चतुर्वेदी जी इंडिकेशन दे रही हैं जी, ये आप मानते हैं इस बात? और काफी पहले से ऐसी चीजें हो रही थी, अभी जो नेताओं ने भी एक्सेप्ट किया कि 6 महीने, साल भर पहले से, 2 साल पहले से इस टाइप की एक्टिविटीज हो रही थी। नेचर एक बैग, जैसे हम लोग सेफ्टी में एक चीज पढ़ते हैं कि 10 नियर मिस अगर आपने इग्नोर कर दिया तो एक एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो प्रकृति भी ऐसे इंडिकेशंस देती है। एक बैग तो कुछ घटनाएं एक बैग भी होती, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, नेचुरल क्लाइमिटीज आती हैं, डिजास्टर्स आते हैं, लेकिन जैसा आर्य साहब कह रहे हैं
कि जैसे फॉल्ट क्रिएट होता है हिमालय में, वो बात सही है, लेकिन चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारे शहरीकरण या उसका प्रभाव आकलन सही से ना करना या इग्नोरेंस लाना, इसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है जो ये चीज़ें हो रही हैं, और कहीं ना कहीं इसमें सरकारें विफल रही हैं, ये भी सच है। ठीक है वीरेंद्र सिंह बिष्ट जी, अब देखिए, अब चीजें तो आपके सामने है, सरकार आपकी है, सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे। अब सरकार के पास कितने एक्शन प्लान्स हैं, पुनर्वास की क्या योजनाएं हैं, सर जरा एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, अभी तक 38 परिवारों को चिन्हित किया गया है और मुख्यमंत्री जी ने तत्काल उन परिवारों को पुनर्स्थापित करने के लिए दूसरी जगह स्थापित करने के निर्देश दे दिए हैं। और जो लोगों के घर बहुत ही ज्यादा क्षतिग्रस्त हैं और जो रह नहीं सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए जो हमारे पास जो सरकारी आवास है, उन आवासों में उनको स्थानांतरित कर दिया गया है और उनका जो किराया है उसका वहन सरकार करेगी। उनके लिए जो खर्चे की धनराशि है वो सरकार ने व्यवस्था कर दी है और बाकी जो लोगों को चिन्हित किया गया है उनके लिए जगह तलाशी जा रही है जो सुरक्षित जगह हो और जो अर्थक्यूब के हिसाब से धसाव के कारण कहीं कोई दिक्कत और परेशानी ना हो, ऐसी जगह का चिन्हीकरण हो रहा है। 24/7 एक कंट्रोल रूम बना दिया गया है, तुरंत वहां पर SDRF का गठन कर दिया गया है, वहां पर रहने वाली है। आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है उसके अधिकारी उच्च स्तरीय वहां है, तहसीलदार से लेकर पटवारी से लेकर DM तक उसका 24/7 मॉनिटरिंग करेंगे और अलर्ट में रहेंगे। ये तमाम जो प्रारंभिक चीजें हैं उसको कर दिया गया है। वाडिया इंस्टीट्यूट और जो हमारा रुड़की का जो IIT है, वो दोनों के अधिकारी वैज्ञानिक वहां पर मौजूद हैं, जिन्होंने कल भी मुख्यमंत्री को रिपोर्ट दी थी। मुख्यमंत्री जी ने उस रिपोर्ट के बाद तुरंत फैसला लिया और आज लोगों से 1-to-1 करने के लिए वहां गए, लोगों की समस्या को नजदीक से देखा, जाना और उनकी समस्याओं का त्वरित हल हो उसके लिए मथुरा दत्त जोशी जी, मथुरा दत्त जोशी जी, हल हो रहा। सर के जो एक्शन प्लान्स बता रहे हैं, जो योजनाएं हैं, कांग्रेस कितनी संतुष्ट है? देखिए, कहीं कोई योजना नहीं बनी है, कहीं कोई प्लान नहीं है, कहीं सरकार संवेदनशील नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि 1 माह से अधिक के समय से जल रिसाव हो रहा है, प्रारंभ पड़ रही है और मुख्यमंत्री जी को अब समय मिला है। मैं वीरेंद्र भाई बहस कर रहे थे, मैं कभी डिबेट में किसी को इंटरप्ट नहीं करता। मैं कल से मैं स्वयं वीरेंद्र जी उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। देखिए, आप लोगों को तो मौका मिलेगा ही, आप दोनों को ही, क्योंकि आपकी सरकार है, कम से कम उनको भी उनकी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए ना। एक बार फिर आप बोलिए अपनी बात। मथुरा दत्त जी कंप्लीट कीजिए। की हिम्मत करो भाई वीरेंद्र भाई, सत्य सुनने की हिम्मत करो। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं डिबेट में कभी ड्रेल भी नहीं करता हूँ। मैं कल से मुख्यमंत्री के कार्यालय के संपर्क में हूँ। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री से मुलाकात करना चाहते थे कल शाम से। आज सुबह भी मैंने 3 बार फोन किया कि हमारे समय का क्या हुआ। मुख्यमंत्री जी ने विरोधी दलों के नेताओं से बात करनी भी उचित नहीं समझी, तो वीरेंद्र भाई कह रहे हैं। और हमारे विधायक जी का कितना बड़ा अपमान हुआ, मैं क्या बताऊं आपको। हमारा पूरा सर्वदलीय डेलीगेशन था, कोई हमारा व्यक्तिगत नहीं था। उसमें भाजपा के लोग भी थे, उसमें कांग्रेस के लोग भी थे, उसमें कम्युनिस्ट भी थे, अन्य लोग भी थे, लेकिन बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। क्योंकि जब आज सारी बातें सिर से निकल गई, तब जाके मुख्यमंत्री जी को होश आए कि मुझको जाना है वहां, मैं कुछ देखूं, मुझ करूं। और एक बात जो वीरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं, हम किराया दे रहे, 4000 रुपए आप किराया देंगे, 4000 में मकान मिल जाएगा क्या आदमी को? कोई 4000 किराया नहीं दे रहे हम, किराया का कोई शुल्क। अरे सुन लीजिए, अरे पीछे सुन लो ना। मैं आप जरा सुन लीजिए, ये इस तरह की डिबेट नहीं होती है। आप सुन लो पहले मेरी बात, उसके बाद जवाब देना, अपने नंबर में देना। आपको मैंने नहीं छेड़ा कहीं भी, आप सुन लो मेरी बात पूरी, पहले तसल्ली से सुनो। आप ये गलत बात है इस तरह डिस्टर्ब करो। आप तो सीनियर आदमी हैं, इतने सीनियर आदमी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। थोड़ा सा संयम रखिए। आपका नंबर हम देखो, विपक्ष अगर सरकार की आलोचना नहीं करेगा, विपक्ष अगर आपसे सवाल नहीं पूछेगा, तो किससे सवाल पूछेगा? आप पैनलिस्ट इतने बैठे, बताइए किसी ने भी सरकार को सराहा हो? अगर मैं ही आलोचना कर रहा हूँ तो चलो आप मान लें मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ। 2 पैनलिस्ट सम्मानित हमारे यहाँ बैठे, जोलॉजिस्ट भी बैठे हैं और पर्यावरणविद भी बैठे हैं, वैज्ञानिक बैठे हैं। आप बताइए किसी ने सरकार के निर्णय को सराहना की है? सरकार, आप स्वीकार करो, हाँ गलती हुई है, आपकी गलती हुई है और आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा। आप 4000 रुपए किराया दोगे, कहाँ से करोगे उसको भाई?
आपने, अरे पहले मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप, नहीं तो ठीक है मैं चुप हो जाता हूं। बोलिए मथुरा आप दत्त पहले जी, भाजपा के बात प्रवक्ता पूरी महोदय को कीजिए। बुलवाइए, मैं बाद में बोलूंगा। अरे सर कंप्लीट कीजिए ना सर, ऐसे सेंसिटिव नहीं, इशू ये में बोलने भी, पहले ये disturb ऐसे क्यों कर रहे हैं संजीदगी मेरा? वाले इशू में भी सर कंप्लीट कीजिए अपनी बात। हम फैक्ट एंड फिगर के साथ बात कर रहे हैं। 1976 से मामला चल रहा है, कमिश्नर की रिपोर्ट आई है, ठीक है। 2000 से लगातार आपकी सरकार भी, हमारी सरकार भी है। मैं मान रहा हूं हमारी सरकार ने भी गलती की होगी, फिर सुन नहीं रहे पूरी बात को। आप इन्हीं से बुलवाइएगा, हमसे मत बुलवाइए। अरे आप कहाँ बोल रहे हैं सर? आमंत्रित करिएगा। अरे अब वो कहाँ बोल रहे हैं? अब तो वो शांत बैठे हैं ना, अब तो कोई भी नहीं बोल रहा आपके बीच में। उसके बाद 2017 से आपकी सरकार है, 2017 से 2022 तक आपके विधायक वहां से विधायक रहे हैं, उनको उनका क्या दायित्व बनता था? आज पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनका वो चलेंगे क्या? जोशीमठ चलेंगे? उनके तो मतदाता हैं जोशीमठ वाले। हमारे तो पूर्व मुख्यमंत्री वहां चले गए, हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष वहां चले गए, एक कांग्रेस का हाई लेवल डेलीगेशन कल वहां जा रहा है, दोबारा वहां पूरा हाई लेवल डेलीगेशन जा रहा है। हमारे कम से कम 13-14 लोग सीनियर लीडर हैं, सारे वहां जाके मौके पे जाके सरकार ने जो चीज अभी तक की है उसकी भी जांच करेंगे, जो कमियां रहेगी उसको भी देखने का काम हमारे लोग करेंगे वहां जाके, ताकि सरकार को सही वस्तु से अवगत कराया जा सके। ठीक है माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए समय मांग रहे थे मुख्यमंत्री जी से कि ताकि मुख्यमंत्री को जाने से पहले लेकिन मथुरा दत्त जोशी जी, बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी है कि अंधाधुंध निर्माण जिस तरीके से वहां पर हुए और सबको पता था वो भूमि कमजोर है, नाजुक है, वहां जिस तरीके से अंधाधुंध निर्माण हुए वो खतरनाक स्वरूप कभी भी ले सकते थे, उस पर किसी ने विचार नहीं किया। एनटीपीसी योजना का काम वहां पर चला और धड़ल्ले से होता रहा, उसे भी तो परमिशन सरकार की मिली होगी। 2018 की आपदा से सब रेडी गांव की जो आपदा आई उसके बाद भी 100 से ज्यादा लोग 100 से ज्यादा लोगों की जाने गई थी जिस आपदा का आप जिक्र कर रहे हैं। जी, अभी तक लोग लापता हैं, जिनके 100 नहीं मिल पाए हैं, बहुत से लोग थे। उसमें भी सरकार ठीक है, होता है, कुछ कमियां रहेंगी, बिल्कुल ठीक है। बिश जी बताइए, संवेदनशील तो रहे। 2013 तो बहुत पहले की बात है, ठीक है, थोड़े दिन हो गए, लेकिन 2018 तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीता, 5 साल हुआ है। उस आपदा से कितना सीखा हम लोगों ने? तब भी भाजपा की सरकार थी। देखिए, अभी मथुरा दत्त जोशी जी ने जो तर्क सामने रख रहे हैं, वो कुतर्क सामने उन्होंने रखे। वो हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, राज्य के एडवोकेट भी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, हमारे बहुत अभिन्न मित्र भी हैं। विषय दिक्कत तब परेशानी होती है जब कोई आदमी बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहा है। इन्होंने कहा कि वहां कोई अभी तक पुनर्वास नहीं हुआ है, लोगों का विस्थापन नहीं हुआ है। आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से पूछ सकते हैं, आप वहाँ तहसीलदार से पूछ सकते हैं, मीडिया के तमाम लोग वहाँ हैं, किसी से भी आप पूछ सकते हैं कि वहाँ 38 परिवारों को जो चिन्हित किया गया। अच्छा ये बताइए वीरेंद्र सिंह बिश जी, सीधा सवाल यही है उनका विस्थापन हुआ कि नहीं हुआ? जिस तरीके से स्थितियां बनी हैं, जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, कोई बड़ा फैसला अब तक इसको लेकर लिया गया हो सरकार की तरफ से? देखिए, निश्चित रूप से लिया गया। वहाँ हमने जो छोटे निर्माण कार्य हैं, बड़े निर्माण कार्य हैं, उन पर तत्काल रोक लगा दी है। दूसरा, मथुरा दत्त जी ने कहा कि उनके पूर्व मुख्यमंत्री वहां गए हैं, ये उन्होंने झूठ बोला है। उनके कोई बड़ा नेता वहां नहीं गया, सिर्फ आज उत्तम सिंह जी वहां पहुंचे हैं, जो पहले लीडर ऑफ पोजिशन उनके प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, और वो हमसे बात करते हैं। हमारी पार्टी ने 14 लोगों का डेलीगेशन बना के वहां भेज दिया है, वहां चले गए। मुख्यमंत्री जी लगातार वहां मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार उन्होंने उच्च स्तरीय दल वहां भेजा, उसकी जांच रिपोर्ट पे वो काम कर रहे हैं, कंट्रोल रूम वहां खोल दिया है। कोई भी ऐसा जो वहाँ के विधायक हैं, आपके सरकार में रहने के अध्यक्ष जी चले गए, जो आपके विधायक हैं वहाँ के पूर्व विधायक, हर किसी को रहने की महेंद्र भट्ट का जिक्र कर रहे हैं। महेंद्र भट्ट तो वहाँ के पूर्व विधायक थे और लोग उनके पास ये समस्या लेकर पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने भी अनसुना कर दिया, ऐसा आरोप लगा रहे हैं मथुरा दत्त जोशी। आप क्या बोल रहे हैं? आप व्यवहार नहीं रहता था। ठीक है, अजय कुमार आर्य जी, देखिए लोगों की दहशत है, मानवीय
संवेदनाओं से जुड़ा ये पूरा पहलू है, ये जो पूरा जिस तरीके से तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, आप क्या देखते हैं, किस तरीके से इन चीजों को देखना होगा, किस तरीके से हैंडल करना होगा? और सबसे बड़ी वजह, क्योंकि और भी जो उत्तराखंड के जिले हैं वो बहुत सेंसिटिव जोन में आते हैं, उसे कैसे आप देखते हैं और कैसे अलर्ट करना चाहेंगे? ठीक है सर। देखिए, सरकार से मेरा निवेदन है कि कुछ चीज़ों पे तुरंत ध्यान दे, क्योंकि इस समय जोशीमठ की जो जमीन है, धरती है, वो खिसक रही है, वो खाई की तरफ और नदियों की तरफ जा रही है। कुछ प्राकृतिक इंडिकेशंस हैं, अगर उस पर भी सरकार अभी से ध्यान दे देगी तो बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टीज और जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। ये अभी बहुत इतना सिंपल चीज़ नहीं है जी। अभी अगर इसमें सॉलिफ्लक्शन शुरू हो गया तो ये ज़मीन जो है पानी के साथ मिलके एकदम बहने लग जाएगी। क्योंकि मैं अभी एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें जोशीमठ के जितने भी ड्रेनेज हैं वो चौक हैं, जिसकी वजह से इन रॉक्स के अंदर बहुत सारा पानी या लिक्विड आ गया है। इसकी वजह से भी जमीन खिसक रही है और धरती फट रही है वहाँ पे। यानी कि प्लेट्स पर दबाव पड़ रहा है। नहीं हुआ है, कई प्लेट्स जो हैं ज्यादा मलबा आने की वजह से जिस तरीके से दबाव पड़ रहा है जी। ये लोग नहीं, प्लेट्स पे दबाव नहीं पड़ रहा है, ये लोकल लेवल का प्रेशर है, क्योंकि ये लैंडस्लाइड की डेबरी पे बना हुआ जोशीमठ है। ओवरबर्डन प्रेशर को ये झेल नहीं पा रहा है, इसलिए इस घटना को क्रीप कहते हैं। सॉइल क्रीप मतलब ये खिसकते हुए घाटी की तरफ जा रही है। तो सरकार ध्यान दे कि जहां जहां पे इलेक्ट्रिक पोल टेढ़े हो रहे हैं, वो एक संकेत है कि यहाँ पे दिक्कत है। जहाँ जहाँ पे जो बड़े बड़े पेड़ होंगे, पाइन वगैरह के, वो टेढ़े हो गए होंगे, उन जगहों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। वहाँ भी धरती खिसक रही है जी। और कहीं कहीं पे जो रिटेंशन ऑफ वॉल होगी, उसमें भी वहाँ पे क्रैक डेवलप हो रहे हैं। उन जगहों पे पूरे उत्तराखंड में ध्यान दें, क्योंकि ये केवल जोशीमठ की घटना नहीं है। जहाँ जहाँ MCT के अलॉन्ग जहाँ जहाँ पे नगर बसे हुए हैं, वहाँ दिक्कत है। ये अलकनंदा और धौली गंगा का, ये दो नदियाँ यहाँ से मिलती हैं और पोर प्रेशर जिसको पानी का होता है वो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से ये घटना घट रही है। तो जोशीमठ पे उन जगहों पे ध्यान दें जहाँ पे पेड़ टेढ़े उड़ रहे हैं, पोल टेढ़े हो रहे हैं, वो क्लियर इंडिकेशन है क्रीप एक्टिविटी का, सॉइल क्रीप का, जिससे लैंडस्लाइड होते हैं। और जोशीमठ एक ऐसा स्थान है, स्ट्रेटेजिक पॉइंट है भारत सरकार के लिए भी, पूरे देश के लिए भी, जो लैंडस्लाइड प्रोन जगह है। ये कोई नई घटना नहीं है। अगर इन पे सरकारें ध्यान नहीं देंगे और आपस में तू मैं करेंगे तो देश का भी नुकसान होगा और वहाँ के वासियों का भी नुकसान होगा। जी बिल्कुल। राहुल चतुर्वेदी जी। मैम, जैसे भी आपने जिक्र किया कि 1976 से इस पे एक अध्ययन किया गया, मिश्रा आयोग बना, कमेटियों का स्टडी हुआ। हमारे रुड़की वहाँ पे बगल में है, बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है। मैं भी मदन मालवीय गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ, तो वहाँ पे कुछ प्रोफेसर थे जो वहीं से पढ़े हुए थे। तो तमाम सारे अध्ययन ऐसी हैं, रिपोर्ट्स ऐसी हैं। अभी आर्या साहब बता रहे थे कि वो भी कोई रिपोर्ट पढ़ रहे थे। और अगर कभी कोई आदमी, आप भी कभी पहाड़ों पे उत्तरांचल में गए होंगे, हम लोग लखनऊ के लोग, यूपी के लोग खासतौर पर उधर ही जाते हैं ज़्यादा, तो ये जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं ड्रेनेज नेटवर्क अगर आपका सही नहीं है तो पानी कहीं ना कहीं परकोलेट होगा नीचे की सतह पे। और जब ये डेब्रिस टाइप की सरफेस है तो स्लाइड करेगी तो वहाँ स्लाइड करेगी जहाँ पे उसको ग्रेविटेशनल पुल मिलेगा, मतलब स्लोप की तरफ जाएगी। तो कहीं ना कहीं सरकारें ये सब चीज़ें छोड़ें और एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करें, जो पूरे उत्तराखंड में जो इस तरीके के शहर जहाँ भी बसे हुए हैं, सबका एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करें और सबका एक स्टेटस को, इन्वायरमेंट स्टडी करें कि फ्यूचर में और क्या हो सकता है, कहाँ पे क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। सर ने बताया खंबे टेढ़े हो रहे हैं, पेड़ दरक रहे हैं, पेड़ लटक रहे हैं एक तरफ। तो ये सारी का कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी जो है, कोई भी सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, सरकारें इसीलिए आती हैं कि पूर्व के सरकारों के किए गए कार्यों को आगे बढ़ाया जाए और वो जनता के उपयोग में काम किया जाए। जो भी हमारी स्टडीज हुई थी। लेकिन अभी भी राहुल चतुर्वेदी जी, बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वहां पर चल रहे हैं। ऑल वेदर रोड परियोजना है प्रधानमंत्री की, आपको पता होगा। लेकिन वो कैसे, अगर वो तमाम चीजें ऐसे रुक जाएंगी, विकास की वजह से इतने विनाश यहाँ पर मैम देखिए, जैसे एक चीज अभी सर ने कहा कि भाजपा के जो हमारे नेताजी आए थे, कहे कि क्या नाम है कि हमने तुरंत तत्काल वहां पे कंस्ट्रक्शन रोक दिया। तत्काल रोक दिया ठीक है, लेकिन ये कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आप या तो फिर उनका जो पैसा लगा स्टेक होल्डर्स को आप नुकसान पहुंचाएंगे, प्रदेश की प्रगति रुकेगी। तो इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक्स, दीज आर सिबलिंग्स, ये दोनों भाई हैं। इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स दोनों चीज जुड़ी हुई चीजें हैं। जब इकोनॉमिकल एक्टिविटीज बढ़ेंगी तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आएंगी, और इसी को मैनेजमेंट करने के तमाम सारे टूल्स हैं, EIA है, तमाम सारी चीजें हैं, पर्यावरण प्रभाव आकलन है। डिजास्टर मैनेजमेंट की जहां तक बात है, वो तो जब आपदा आ जाती है तो डिजास्टर मैनेजमेंट किया जाता है, वो तो ठीक है। इसलिए कहने का मतलब ये है कि सरकारें प्रॉपर व्यापक एक अध्ययन करवाएं, जो पूर्व के अध्ययन हैं उनको भी अपने नज़र में रखते हुए
वहाँ पे एक मैनेजमेंट प्लान बनाएं जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हो, दोनों तरीके का हो। ठीक है जी मथुरा दत्त जोशी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से हमारे एक्सपर्ट जो राय दे रहे हैं, कितना पॉसिबल लगता है आपको उस तरफ काम करना? जो हमारे सम्मानित एक्सपर्ट्स ने राय दी, बहुत अच्छी राय है। अभी चतुर्वेदी जी बोल रहे थे, मैं उसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा, और मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से मेरे दोनों पैनलिस्ट हमारे उससे सहमत होंगे। देखिए, जो रैणी गांव की आपदा आई है जी, और जो एनटीपीसी के एग्जिट्स टनल्स हैं जहां से पानी की निकासी होती थी, क्योंकि जैसा कह रहे हैं कि पूरी डिबरी में हमारा जोशीमठ बैठा हुआ है, पहाड़ी के बिल्कुल टॉप में है, और नीचे उसके टनल है, दो तीन टनल है, उसके बिल्कुल नीचे पैरेलल टनल चल रही है। एनएचपीसी की टनल है, एनटीपीसी की टनल है, और रैणी गांव का जो काम चल रहा था वो रैणी गांव वाली टनल। और जो रैणी का मलबा जो आया है, उससे वो सारी टनल आपकी चौक हो गई है, और जो जमीन के अंदर का पानी है, उस पानी को निकलने का रास्ता कहीं मिल नहीं रहा है। वो प्रेशर क्रिएट, जो हमारा मानना है वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो इस वजह से ये सब घटनाएं हो रही हैं। अगर सरकार उस समय ये टनल साफ करने का काम कर लेती, टनल्स को ठीक कर लेती, लोगों की दिक्कतें इतनी आज नहीं बढ़ती। और ये तब से लगातार ये घटनाएं हो रही है। मैं कोई यहाँ पर आरोप लगाने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। सरकार भाजपा की है, जो सरकार वर्तमान में होगी, नैतिक दायित्व उसका बनेगा कि वो व्यवस्थाएं दुरुस्त करे, और वो जनता की जन कल्याणकारी सरकार उसी वक्त है जो जनता की दिक्कतों को देखे। बिल्कुल, मैंने कहा ना, मैं 1 महीने से है, पूरा डेलीगेशन यहाँ बैठा रहा, माननीय मुख्यमंत्री जी को समय नहीं मिला। मैं कह रहा हूँ, कल से हम समय मांग रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी वार्ता करना चाह रहे हैं, समय नहीं मिल रहा है। इस तरीके से बात नहीं बनेगी ना। लोकतंत्र में तो आपको सबकी सुननी पड़ेगी। हम आपकी आलोचना करने के लिए भी हैं, आपको सुझाव देने के लिए भी हैं। विपक्ष का ये काम होता है। विपक्ष वहां जाएगा, अपनी बातें तो कहेगा, वहां व्यवस्था नहीं कर सकते हम अपने सुझाव आपको दे सकते हैं। ठीक है, और उन सुझावों को सरकार को सुनना चाहिए, क्योंकि देखिए विपक्ष आईने की तरह काम करता है। जो सवाल होते हैं, विपक्ष के जो सुझाव होते हैं, और वो देखने चाहिए। और जो आप बात उठा रहे हैं, जो आप आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों पर भी सरकार को ध्यान देना होगा। ये बहुत जरूरी हो जाता है उत्तराखंड के विकास के। लेकिन सर वीरेंद्र सिंह बिष्ट, सवाल यही है सीधा सीधा, सरकारें महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स बना देती हैं, डेवलपमेंट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाती हैं राज्यों में, लेकिन संवेदनहीनताओं को भूल जाती है, संवेदनहीनता भूल जाती है सरकारें। ऐसा क्यों? चिंता नहीं हो रही है, संवेदनशील सरकार है। जहां तक विपक्ष का प्रश्न है, अगर विपक्ष रचनात्मक हो, सकारात्मक हो और झूठ परोसने का काम न करे, सफेद झूठ न बोले, तो लगता है कि कहीं ना कहीं वो सरकार को राय देने वाला है, इस विपत्ति में सरकार के साथ खड़ा है, या इस विपत्ति में लोगों के साथ खड़ा है। इनको तो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए राजनीति करने का। वैसे राजनीति करने के लिए इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं है। जनता इनको सुन नहीं रही है, जनता इनको मान नहीं रही है, इसलिए हर मामले में राजनीति कर रहे हैं, आते हैं, करते कुछ नहीं। ऐसे नहीं बोलते थे, जो भी हालत ऐसी खराब बात है नहीं राज्य करते में, वो सब कांग्रेस पार्टी की वजह से हालत खराब हो रही है। अरे छोड़ दीजिए ना, कांग्रेस क्या कह रही है? इस वक्त सरकार आपकी है, बुद्धि आपकी है, सोचना आपको है, चीजें आपको लानी है, व्यवस्थाएं आपको करनी है। वीरेंद्र सिंह बिष्ट जी, ठीक है, छोड़ दीजिए कांग्रेस क्या सोच रही, क्या नहीं सोच रही है। आप बताइए कि आपका अपना आंकलन क्या है, क्योंकि त्रासदी के मुहाने पर खड़ा है पूरा जोशीमठ। देखिए, इस समय तो हम पूरे तरीके से नैतिक दायित्व है, साथ में खड़े हैं। की व्यवस्था हम उनके लिए जो बेहतर से बेहतर योजना हो सकती है, जो बेहतर से बेहतर विस्थापन हो सकता है, उसको कर रहे हैं। और आज ही मुख्यमंत्री जी ने अभी तक तो जोशी जी बहुत बड़ा व्याख्यान दे रहे थे आपको, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ। अब देखिए मथुरा दत्त जी, आपको मैंने पूरा समय दिया बोलने के लिए, अब उनको तो अपनी बात कंप्लीट कर लेनी। आप कह रहे थे कि मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ। हाँ, नहीं सर, बिल्कुल ठीक बात, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। इसलिए पड़ रहा है कि आप हमको गाली देने के लिए गाली दे रहे हैं बस। नहीं, गाली नहीं दे रहा हूँ, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, आप सफेद झूठ बोल रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हम ये काम कर रहे हैं। ठीक है, एक्सपर्ट्स के पास, एक बार एक्सपर्ट्स के पास में जाऊंगी। राहुल चतुर्वेदी, ये जो स्थितियां इस वक्त देख रहे हैं, 600 से ज्यादा परिवार है, कितनी खतरनाक स्थिति है, जरा बताइए। अभी मैंने अपने वक्तव्य में कहा है। सर आप लोग प्लीज मेरी बात सुनिए। सर आप लोग मेरी बात सुनिए। मैंने अभी एक छोटी सी बात कहा है, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है।
सरकारें मैनेजमेंट करती हैं, आइदर इट इज़ कांग्रेस पार्टी और इट इज़ बीजेपी, हुएवर इट इज़, लेकिन सरकारों का काम होता है मैनेजमेंट करना। भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त केवल दो ही चीज़ करना चाहिए, जो भी वर्तमान सरकार है उसको केवल एक चीज़ करना चाहिए कि एक तो हम जिस जगह पे खड़े हैं उससे और आगे डिजास्टर बढ़ने ना पाए, जिसको मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। और दूसरा, एक दीर्घकालिक मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी हम बनाएं, वहाँ पे एक लंबी मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी बनाएं, जिससे हम ये भी करें कि आगे आने वाले समय में सारे अध्ययनों को ध्यान में रखते हुए, देखते हुए हम लोग ऐसा करें कि आगे भविष्य में और भी जो जगहें हैं जो प्रोन हो सकती हैं, जो कहीं ना कहीं टारगेट हो सकती हैं इस तरीके के डिजास्टर के लिए, उस पर जो पुराने आयोगों के अध्ययन आए हैं, जो कॉलेजेस के अध्ययन आए हैं, रुड़की के तमाम सारे लड़कों ने भी शोध किया होगा, एमटेक में शोध किया होगा, पीएचडी में शोध किया होगा, वहाँ का जो फ्लोरा फाना पे शोध किया होगा, और कहीं ना कहीं सैटेलाइट इमेजरी भी हमारे पास एक चीज़ है, रिमोट सेंसिंग डिपार्टमेंट से हम कह के वहाँ के भूगर्भीय स्तर पे क्या हलचल हो रही है, वहाँ का फॉरेस्ट कवर पिछले 10 सालों में कितना घटा, कितना बढ़ा, शहरीकरण किन जगहों पे ज्यादा हो गया, कहाँ पे कम हुआ, तो कहीं ऐसे जगहों पे शहरीकरण ज्यादा तो नहीं हो जा रहा है। स्थितियां सामने आ रही है, इससे पर्यटन पर बहुत सीधा सीधा असर पड़ेगा। जाहिर सी बात, आज के डेट में अगर मुझे जाना मुझे उत्तराखंड जाना वाजिब है तो मैं नहीं जाऊंगा, डर के कारण लोग नहीं जाएंगे, और कहीं ना कहीं वहाँ की इकोनॉमी डिस्टर्ब होगी, क्योंकि पहाड़ों की इकोनॉमी सब कुछ पर्यटन पे ही होती है। बिल्कुल सीधा सवाल सरकार से इसलिए क्योंकि पर्यटन पर इसका सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि 2013 में जो आपदा आई थी, आपको ध्यान होगा सर, सालों तक लोग वहां पर जाने से बचते थे, डरते थे। उसके बाद सरकार को खुद आके स्पष्ट करना पड़ा कि हमारा उत्तराखंड पूरी तरीके से सेफ है। हरीश रावत कई बार इस तरीके के बयान ला चुके हैं। मथुरा दत्त जोशी जी 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 अपनी बात आगे बढ़ाइए सर। नहीं, अभी जैसा चतुर्वेदी जी ने कहा, सरकार का प्लान ये होना चाहिए कि हम इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं और कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोगों को सुरक्षित जान माल उनकी कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं, कहाँ हम शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस बात में सरकार अगर देखेगी तो निश्चित रूप से कुछ अजय कुमार आर्य जी, ये जो अंधाधुंध निर्माण और बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं, ये कितनी खतरनाक हो सकती हैं अभी, क्योंकि सभी का ये कहना है कि देखिए सरकार भी जिसमें रुक सकता है उसमें रोक लगाई जा रही है, लेकिन आपको लगता है कि इतना पॉसिबल है सरकार के लिए करना? नहीं, अभी तो स्थिति बहुत नजरअंदाज करने की वजह से बहुत भयावह हो गई है। अभी तो सबसे पहले इवैक्यूएशन बहुत जरूरी है, लोगों को वहां से हटाना बहुत जरूरी है। सरकार इसमें प्लास्टर लगा करके या बैंडेड लगा के काम नहीं चला सकती है, ये लोगों के जीवन का प्रश्न है। अभी घरों में केवल दरारें आई हैं, धीरे धीरे घर गिरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो सॉइल का मूवमेंट है वो बहुत तेज है। और इसमें मैं राज्य सरकार को जरूर ये राय देना चाहूँगा कि लखनऊ विश्वविद्यालय की अपनी खुद की टीम है जो हिमालय में पिछले 18 वर्ष से काम कर रही है लैंडस्लाइड एक्टिविटी पे, हम लोग भी कार्य कर रहे हैं। तो देश के तमाम वैज्ञानिकों का इसमें मदद लें, क्योंकि ये केवल सरकार का प्रकरण नहीं रह गया है, ये पूरे उत्तराखंड और हिमालय का प्रकरण है। लगभग 20 साल से मैं स्वयं इस लैंडस्लाइड के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि सैटेलाइट इमेजेस को भी देखना चाहिए, उसको भी ये ध्यान दें, क्योंकि सैटेलाइट इमेजेस पहले क्या थे और आगे के क्या हैं, ये दोनों में अगर आप कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल आपको पिन पॉइंटेड पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्षेत्र में तुरंत राहत की आवश्यकता है। सबसे पहले लोगों को वहां से अवश्य रूप से खाली कराएं, जितना जल्दी हो सके। अभी तो एक बचे भी हुए हैं। वीरेंद्र सिंह बिष्ट जी, सवाल यही है कि देखिए इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लोग ठंड में रहने को मजबूर है, घरों में नहीं जा पा रहे हैं, लोग रो रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं, वो कुछ कर भी नहीं सकते। देखिए, मैं भारत समाचार को बहुत स्पष्ट रूप से, बहुत ईमानदारी से ये बताना चाहता हूँ कि सड़क पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका विस्थापन ना हुआ हो, उसको सरकार ने छत नहीं उपलब्ध कराई है। 100% हमने जो लोग उसके लिए, जो इन लोगों के घर बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गए थे, उनको हमने 100% मकान दे दिए हैं और उनका विस्थापन हमने टेम्परेरी रूप से मकानों में रहने की उनकी व्यवस्था कर दी है। जहाँ तक प्रश्न है कि निश्चित रूप से ये राज्य पर्यटन नगरी भी है, पर्यटन के लिए भी जाना जाता है, तीर्थाटन के लिए भी जाना जाता है। हमारे लिए तीर्थाटन भी बहुत आवश्यक है और पर्यटन भी बहुत आवश्यक है। हम उसके लिए लोगों में पैनिक ना हो, लोगों में कोई घबराहट ना हो, लोग डरे ना, भय व्यापक ना हो, उसके लिए हम जो भी इमदाद हो सकती है, जो भी बेहतर से बेहतर सरकार की सुविधाएं हो सकती है, सरकार उन सुविधाओं को देगी और देश के लोगों को विश्वास दिलाएगी
कि उत्तराखंड आने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप सुरक्षित हैं। जहां तक हमारे अभी दोनों पैनलिस्ट ने जो कहा, जो भू वैज्ञानिक हैं और एक्सपर्ट्स हैं, उनकी जो राय है, निश्चित रूप से हमको पर्यावरण को भी ध्यान में रखना है, हमें फॉरेस्ट्री को भी ध्यान में रखना है, और हमें जो ये कंजक्शन हो रहा है पानी का, उसको भी देखना है। जो वहाँ सिविलियन की प्रॉब्लम्स है उसको भी तो ठीक करना है, ट्रीटमेंट को भी ठीक करना है, और वहाँ जो अनैतिक जो जिस तरीके से वहाँ डेवलपमेंट हुआ है, ये बड़े बड़े मकान वहाँ बन गए, 5-5, 6-6 मंजिला जो मकान बन गए, निश्चित रूप से उसकी ओर भी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। हम सबका मकसद यही है कि राज्य में ऐसी जगह जहाँ भी आपदा आ रही है, जहाँ भी संभावित क्षेत्र है, उन लोगों के लिए हम पुनर्स्थापित पुनर्व्यवस्था करें, और उनके लिए फ्यूचर के लिए वो कहीं उनके अंदर कोई शंका न रहे कि वो असुरक्षित है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार जनता को ये विश्वास दिला रहे हैं कि आप घबराइए मत, चिंता मत करिए, हम बेहतर से बेहतर आपकी सुविधाओं का ध्यान रख रहे हैं, आपका पुनर्वास करेंगे, आपको कोई दिक्कत और परेशानी कंप्लीट कीजिए सर, समय। देखिए, सरकार को बहुत सी चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो है जो लोग प्रभावित लोग हैं उनका सेटलमेंट करना पड़ेगा, उनकी शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, उनकी रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, वर्तमान में उनके खाने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। जाड़े का मौसम है, माइनस टेम्परेचर में वहाँ लोग रह रहे हैं। कल सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं, लेकिन अभी तक उसमें कई कार्य, आप देखो मुख्यमंत्री जी का, आप अभी देख रहे हैं आप ही के चैनल में किस तरीके से बच्चे रो रहे हैं, किस तरह के लिपट के अपनी व्यथा को कह रहे हैं। अगर सरकार ने इस दौरान कुछ किया होता, निश्चित रूप से वो लोग धन्यवाद देते मुख्यमंत्री जी को। किस तरीके के लिपट के रो रहे हैं। और सरकार को जैसा हमारे सैटेलाइट की इमेजेस को देखना पड़ेगा। रैनी गांव के आपदा के बाद क्या क्या डेवलपमेंट वहाँ हुए, उसको भी देखना पड़ेगा सरकार को। इन चीजों में सरकार ध्यान दे। आरोप प्रत्यारोप से काम चलने वाला नहीं है। राजनीति करने का वक्त नहीं है, नैतिक जिम्मेदारी है, ये वक्त है काम करने का, उन लोगों को मदद पहुंचाने का जो इस वक्त दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, कुरुक्षेत्र में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ आप दोनों एक्सपर्ट्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ कुरुक्षेत्र में इतना ही, इजाजत।